अगली सुबह विवेक अपनी पत्नी किरण को लाने अपने ससुराल की ओर चल देता है। ससुराल में विवेक की बहुत खातिरदारी होती है। विवेक एक हफ्ते तक अपने ससुराल में ही रुक जाता है। देखते देखते एक हफ्ता बीत जाता है। उसके बाद विवेक अपनी पत्नी किरण को लेकर अपने घर चल देता है। लेकिन रास्ते में विवेक सोचने लगता है, अभी तो हमारा घर बहुत ही गंदगी से भरा हुआ होगा। किरण देखेगी तो हमारे बारे में क्या सोचेगी। एक काम करता हूँ, अभी के लिए मैं किरण को विमला चाची के घर छोड़ आता हूँ। उसके बाद मैं अपने घर की सफाई कर लूंगा। विवेक अपनी पत्नी को विमला चाची के घर छोड़कर अपने घर चला जाता है। परंतु जब हरि प्रसाद ने विवेक को घर अकेले आते देखा तो उसने विवेक से पूछा, बेटा, तू अकेले ही आ रहा है? तेरी पत्नी कहाँ है? तू उसे क्यों नहीं लेकर आया? पिताजी, मैं किरण को ले आया हूँ, परंतु अभी के लिए मैं उसे विमला चाची के यहाँ छोड़ आया हूँ, क्योंकि हमारा घर अभी बहुत गंदा है और घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। किरण ये सब देखेगी तो शायद उसे ये सब अच्छा ना लगे। जब मैं घर की साफ सफाई कर लूंगा तो किरण को चाची के यहाँ से ले आऊंगा। साफ सफाई तो होती रहेगी, पहले तू महाराज के पास चल। वे तुझे 4 दिन से रोज बुला रहे हैं। मैं उनसे रोज कोई ना कोई बहाना कर देता हूँ। तुझे अपने ससुराल में हफ्ते भर नहीं रुकना चाहिए था। पता नहीं महाराज तुझे क्यों रोज ढूंढ रहे हैं। बगैर सफाई किए केवल अपने नए कपड़े बदलकर अपने पिता के साथ राजमहल की ओर चल पड़ता है। अब शाम होने को थी। इधर हरिप्रसाद और विवेक राजमहल से अपने घर लौटने को थे और उधर विमला चाची ने अपने घर पर किरण की खूब खातिरदारी की और फिर किरण से कहा, बेटी, तुम बहुत समझदार हो। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आती हूँ। चाची की बात सुनकर किरण को बड़ा आश्चर्य हुआ। किरण मन ही मन सोचने लगी कि क्या ये घर उसका नहीं है। तो उसने चाची से हिचकिचाते हुए पूछा, माँ जी, अगर ये घर विवेक का नहीं है तो फिर विवेक का घर कौन सा है? बेटी, विवेक राजा के यहाँ काम करने गया है, इसलिए तुझे मेरे घर छोड़ दिया था। तू अभी नई नवीली दुल्हन है, घर में भला अकेली कैसे रहती? अब तो वो काम करके आने ही वाला होगा। उसके आने से पहले मैं तुझे तेरे घर छोड़ देती हूँ। विमला चाची किरण को उसके घर छोड़ आती है। किरण को विवेक का घर देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। पूरा घर गंदा पड़ा था। घर देखने में ऐसा लग रहा था जैसे सालों से घर में झाड़ू नहीं लगा हो। घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। एक कोने में 2-3 जोड़ी कपड़े रखे हुए थे, उन पर भी धूल की परत बिछी पड़ी थी। घर की ऐसी हालत देखकर किरण की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हे भगवान, पिछले जन्म में मैंने ऐसी कौन सी पाप किए थे जिसकी सजा मुझे इस जन्म में मिल रही है? इस घर की हालत तो बहुत खराब है और इस घर में तो कुछ भी नहीं है। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। किरण बहुत ही होशियार और समझदार थी। उसने सोचा कि ये मेरे नसीब का एक हिस्सा है और मुझे कैसे भी करके इस मुश्किल से गुजरना ही होगा। वो हिम्मत करके उठी और घर की साफ सफाई में लग गई। कुछ ही देर में उसने पूरे घर को साफ कर दिया और इधर उधर बिखरा हुआ सामान सही तरीके से सजा दिया। उसके बाद वो विमला चाची के दिए हुए चारपाई पर बैठकर विवेक के आने का इंतजार करने लगी। इंतजार करते करते रात होने वाली थी, मगर विवेक और उसके पिता अभी तक घर नहीं आए थे। अब किरण बेचैन होने लगी थी। उसका दिल घबराने लगा कि कहीं कोई चोर उचक्का उसके घर में ना घुस जाए। उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं। उतने में ही विवेक और उसके पिता हाथ में अनाज की बोरी लिए घर पर आ जाते हैं। घर में आकर उन्होंने देखा कि उनके घर का तो नक्शा ही बदल गया था। जो घर हमेशा कूड़े का ढेर बना रहता था, आज वो हीरे की तरह चमक रहा था। ये देखकर दोनों बाप बेटे बहुत खुश हो जाते हैं। विवेक ने 2 किलो अनाज जो उन्हें राजमहल से मिलता था अपनी पत्नी को दे दिया। लो किरण, ये अनाज आज के लिए है, इसे पका लो। किरण को 3 लोगों के लिए इतना कम अनाज देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ। वो विवेक से पूछने लगी,
इतना अनाज तो 3 लोगों के लिए बहुत कम है। आपको अनाज थोड़ा ज्यादा लाना चाहिए था। किरण, राजमहल से हमारे काम के बदले केवल 2 किलो अनाज ही मिलता है। अब तुम ही बताओ, मैं ज्यादा अनाज कहाँ से ले आता? आप लोग राजमहल में पूरे दिन काम करते हो और उसके बदले राजमहल से आप लोगों को केवल 2 किलो अनाज मिलता है। ये तो आप लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है। लेकिन बेटी, हम कर भी क्या सकते हैं? हमें राजमहल से जो अनाज मिल रहा है वो राजा के कहे अनुसार मिल रहा होगा, और हम राजा के हुक्म के खिलाफ जाकर और अनाज भी तो नहीं मांग सकते। पिताजी, कल से आप लोग ये 2 किलो अनाज मत लेना और राजा से एक बार कह देना कि महाराज, 2 किलो अनाज से हमारा पेट नहीं भरता है। आपकी बहुत कृपा होगी यदि आप हमारा अनाज 2 किलो से बढ़ाकर 5 किलो कर दें। और हाँ, ये सब राजा से कहते वक्त आप लोग बिल्कुल भी मत डरिएगा। अगर राजा ऐसा करने से इनकार करते हैं तो आप लोग वहाँ काम करने से साफ मना कर देना। अगर राजा को आपकी जरूरत होगी तो वो आपसे काम करवाएंगे, वरना नहीं करवाएंगे। किरण, अभी तुम राजा को नहीं जानती हो, इसलिए ऐसी बातें कर रही हो। अगर राजा को पता चल गया ना तो वो हमारी जुबान कटवा देंगे। ऐसी कैसी राजा तुम्हारी जुबान कटवा देंगे? तुमने कोई गलत काम तो नहीं किया है ना? तुमने किसी को लूटा तो नहीं है और ना ही झूठ बोल रहे हो। सिर्फ अपना हक ही तो मांग रहे हो, तो फिर तुम्हें किस बात का डर है? और जो व्यक्ति अपना हक नहीं मांग सकता वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। राजा आप लोगों को कुछ नहीं करेंगे, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ, एक बार राजा से अनाज बढ़ाने के लिए जरूर से कहना। ठीक है बेटी, तुम इतना कह रही हो तो मैं कल राजा से जरूर बात करूंगा। अभी के लिए तुम इस अनाज को बना लो। रात किरण भी मान जाती है और सबके लिए उन्हीं 2 किलो अनाज से खाना बना लेती है। अगले दिन विवेक और उसके पिता हरि प्रसाद दोनों राजा से मिलने उसके पास चले गए और राजा के सामने पहुंचकर हरि प्रसाद ने राजा से कहा, महाराज, आज मैं आपसे अनाज को लेकर बात करने आया हूं। महाराज, पूरे दिन महल के बगीचे में काम करने के बदले राजमहल से हमें केवल 2 किलो अनाज मिलता है। महाराज, इतने अनाज में हमारा गुजारा नहीं हो पाता है, हमें अक्सर भूखा ही रहना पड़ता है। इसलिए आपसे एक प्रार्थना है महाराज, अगर आप हमारा अनाज 2 किलो से बढ़ाकर 5 किलो कर देते तो आपकी बड़ी मेहरबानी होती। हरि प्रसाद, ये बात तुझे मुझे पहले बताना चाहिए था ना। भूखा रहना अच्छी बात नहीं है। अगर तुम लोग भूखे रहोगे तो काम कैसे करोगे? मैं आज तुम लोगों का अनाज 5 किलो नहीं बल्कि 6 किलो कर देता हूँ। फिर राजा मंत्री से कहता है, मंत्री, आज से हरि प्रसाद का अनाज 2 किलो से बढ़ाकर 6 किलो कर दिया जाए और महल में जितने भी मजदूर हैं उनके भी अनाज में बढ़ोतरी कर दी जाए। राजा का फैसला सुनकर दोनों बाप बेटे खुश हुए और 6 किलो अनाज लेकर खुशी खुशी घर चले गए।